धनुषकोडी की अंतिम ट्रेन, एक वास्तविक घटना पर आधारित, रिटन, नरेटेड एंड पब्लिश्ड बाय स्वीट ऑडिबल। प्रस्तावना: भूतिया स्टेशन। अंधेरी रात, धीमी ट्रेन की खड़खड़ाहट और एक रहस्यमयी बुजुर्ग की चेतावनी। इस स्टेशन से शुरू होती है आपकी यात्रा, जो इतिहास और भूतिया कथाओं के बीच कहीं खो जाएगी। मदुरई स्टेशन से ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और रात की चादर में समा गई। मेरा डिब्बा लगभग खाली था, सिर्फ कुछ बिखरे हुए यात्री, नींद में डूबे बच्चे वाली एक परिवार और एक अकेला बूढ़ा आदमी जो खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों भरे शॉल में आधा छिपा हुआ। छत का पंखा करा रहा था, बल्ब झिलमिला रहे थे और बाहर तमिलनाडु की अंधेरी दुनिया एक विशाल खामोश कैनवस की तरह फैली हुई थी। मैं रामेश्वरम जा रहा था, उस संकीर्ण भूमि की ओर जो भारतीय महासागर में लंबी होकर निकलती है, ताकि मैं अपने आंखों से देख सकूं वो भूतिया शहर जिसके बारे में हर कोई फुसफुसाता था। धनुषकोडी। 1964 में आए तूफान ने इसे नक्शों से मिटा दिया था, लेकिन मुझे उस समय क्या पता था कि मेरी ये यात्रा कुछ और ही डरावना अनुभव बनने वाली है। ट्रेन के पहिए धातु जैसी लोरी गा रहे थे और मैं हल्की नींद में डूबा था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, धीमी, खुरदरी, लगभग साजिश जैसी। तुम रामेश्वरम जा रहे हो? वो वही बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें भले ही गहरी गुफ्तियों में डूब चुकी थीं, एक अजीब सी आग से जल रही थीं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और फिर धनुषकोडी। इस नाम को सुनते ही उसके चेहरे पर एक हल्की झलक आई, कुछ डर और कुछ श्रद्धा के बीच। वो मेरे पास झुका। क्या तुमने आखिरी ट्रेन के बारे में सुना है? उसने पूछा। मैं चौंक गया। आखिरी ट्रेन? मैंने दोहराया। उसने गंभीर मुस्कान दी। हाँ, धनुषकोडी जाने वाली आखिरी ट्रेन, ट्रेन नंबर 653, 22 दिसंबर 1964। ये रात में रामेश्वरम स्टेशन से चली थी, 100 से ज्यादा यात्रियों के साथ। लेकिन ये कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। समुद्र ने इसे पूरी तरह निगल लिया। मुझे इतिहास के ये अंश पहले से पता थे। तमिलनाडु में बड़ा होने वाला हर व्यक्ति इस तूफान की कहानी सुनता है, जिसने एक ही रात में पूरे शहर को मिटा दिया। लेकिन जैसे उसने ये कहा, उस फुसफुसाहट में जो तथ्य और कथा के बीच थरथराती थी, मेरी रीढ़ की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। कहते हैं, उसने धीरे से कहा कि कभी-कभी ऐसे अंधेरी रातों में अगर तुम पुराने धनुषकोडी लाइन के पास खड़े हो जाओ तो तुम्हें ट्रेन की सीटी सुनाई दे सकती है, जो अब मौजूद नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो इसे देख भी चुके हैं। रोशनी की इंजन, साए से भरे डिब्बे, एक भूतिया ट्रेन जो अभी भी अपनी अंतिम यात्रा कर रही है, जिसे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचना। डिब्बा फिर खामोश हो गया। केवल पहियों की ताल थी जो लगातार बज रही थी। उसके शब्द हवा में धुएं की तरह लटके रहे। मैं और पूछना चाहता था, लेकिन वो धीरे से अपनी सीट पर लौट गया, आंखें बंद कर लीं, जैसे बोलने की कोशिश ने उसे थका दिया हो। ट्रेन झूल रही थी, बल्ब मंद हो रहे थे और सीटी रात को चीर रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखा। खेत तेजी से गुजर रहे थे, गांव तारों की चादर के नीचे सो रहे थे और कहीं दूर महासागर इंतजार कर रहा था। मुझ में अजीब बेचैनी उठी। मैं इस यात्रा पर क्यों आया? क्या सिर्फ एक भूले हुए शहर के खंडहर देखने, या कुछ और भी मुझे खींच रहा था? बूढ़ा आदमी फिर हिला, ठीक उसी समय जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन के लिए धीमी हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और सीधे मेरी ओर देखा। अगर तुम सच में धनुषकोडी जाओ, उसने कहा, तो याद रखना, ट्रेन जा सकती हैं, लेकिन हर यात्री लौटता नहीं। कुछ यात्राएं पूरी करने के लिए नहीं होती। इतना कहकर वो धीरे धीरे उठा, अपना शॉल कसकर लपेटा और मंद रोशनी वाले प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। मैंने उसे कोहरे में गायब होते देखा और फिर जैसे ही ट्रेन फिर चल पड़ी, मुझे एक बात महसूस हुई जिसने मेरी त्वचा पर सिहरन छोड़ दी। साइन बोर्ड पर स्टेशन का नाम कहीं नहीं लिखा था, सिर्फ एक खाली बोर्ड, जैसे समय ने इस जगह को भूल ही दिया हो। सीटी बजी,
ट्रेन आगे बढ़ी और अंधेरा रात को फिर से घेर लिया। यहीं मैंने पहली बार सुना धनुषकोडी जाने वाली आखिरी ट्रेन की कहानी, और ये केवल शुरुआत थी। अध्याय 1, भूले हुए शहर के किनारे। धूप में चमकती रेत, टूटे घरों की खामोशी और उस नगर की कहानियां जो समुद्र की लहरों में गुम हो गईं। भुलाए हुए नगर के किनारों पर आपका स्वागत है। अगली सुबह जब मैं रामेश्वरम पहुंचा तो शहर पहले ही हलचल में था। श्रद्धालु गलियों में तांबे के कलश लेकर नंगे पांव रामनाथ स्वामी मंदिर के भव्य गलियारों की ओर बढ़ रहे थे। धूप में धूप का रंग, मंदिर की घंटियों की झंकार और सड़क किनारे विक्रेताओं के पुकार की आवाज सब मिलकर भक्ति और व्यापार की एक अनोखी सिम्फनी बना रहे थे। लेकिन इस हलचल के नीचे मैं एक अजीब खामोशी महसूस कर रहा था। हर बातचीत, हर इशारा किसी छिपी हुई याद को समेटे हुए लग रहा था, जैसे शहर किसी अवर्णनीय घटना की छाया में जी रहा हो। मैं समुद्र तट के पास एक छोटे लॉज में रुका। मालिक, सफेद दाढ़ी वाला एक दयालु व्यक्ति, मुझे चाबियां दी। जब मैंने कहा कि मैं धनुषकोडी देखने आया हूं तो उसकी आंखें गहरी हुईं। लोग अभी भी वहां जाते हैं, उसने धीरे कहा। पर्यटक, फोटोग्राफर, तुम्हारे जैसे भ्रमण करने वाले लोग। लेकिन याद रखना, धनुषकोडी सिर्फ खंडहर नहीं है, ये याद है, और याद तुम्हें खींच भी सकती है। दोपहर को मैंने एक जीप ली। ड्राइवर, एक कंटीला लड़का जिसका नाम मुरुगन था, संकीर्ण बालू वाले रास्ते से मुझे उस परित्यक्त शहर तक ले जाने को तैयार हुआ। यात्रा एक ठीक-ठाक तार रोड से शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही दृश्य बदलने लगे। दोनों ओर असीम नीला फैला था, बाएं बंगोपसागर, दाएं भारतीय महासागर। सड़क खुद एक पतली रिबन लग रही थी, दो विशालताओं के बीच संतुलन बनाते हुए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, शांति बढ़ती गई। पक्षियों की किलकारियों ने हॉर्न की आवाज को बदल दिया। समुद्र की लहरों की फुसफुसाहट ने इंसानों की बातें बदल दी। और फिर क्षितिज पर मैंने उन्हें देखा, खंडहर। टूटते हुए दीवारें बालू से बाहर निकल रही थीं, जैसे टूटे हुए दांत। बिना छत वाले घर, जिनकी ईंटें दशकों के समुद्री हवा और नमक से चिकनी हो गई थीं। एक चर्च केवल कंकाल, उसकी नुकीली मेहराबें अब केवल आकाश को फ्रेम कर रही थीं। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म आधा दफन, कहीं नहीं जा रहा था। यह है धनुषकोडी, मुरुगन ने धीरे कहा, जैसे बहुत ज्यादा बोलना मृतकों को परेशान कर देगा। मैं जीप से उतर गया। हवा भारी थी, खामोशी से भरी। यहां तक कि लहरें भी शांत लग रही थीं, मानो वे भी याद कर रही हों। मैं खंडरों के बीच चला, मेरे पैर गर्म बालू में धंस रहे थे। हर मोड़ पर मैं एक अधूरी जिंदगी के टुकड़े देख सकता था। फेड हो चुकी दीवार, खाली कमरे की ओर खुलता दरवाजा, जंग लगी और काम न आने वाली हैंडपंप। कभी धनुषकोडी जीवित था, एक फलता फूलता शहर, एक व्यस्त बंदरगाह जहां जहाज सीलोन अब श्रीलंका जाते थे। एक रेलवे लाइन इसे मुख्य भूमि से जोड़ती थी, यात्रियों और व्यापारियों को भारत के सिरे तक लाती थी। परिवार यहाँ रहते थे, बच्चे गलियों में खेलते थे, मछुआरे भारी जाल लेकर लौटते थे। लेकिन फिर आई 22 दिसंबर 1964 की रात। बंगोपसागर पर चक्रवात बना, और जब ये तट की ओर बढ़ा, ये भयानक हो गया। हवा की गति 270 किलोमीटर प्रति घंटे थी। लहरें घरों से ऊंची उठ रही थीं। जब ये धनुषकोडी पहुंचा तो ये क्रोध के साथ आया। एक ज्वारीय लहर 20 फीट से अधिक ऊंची शहर पर टूट पड़ी। घर टूट गए, चर्च की छत उखड़ गई, डाकघर ढह गया, और रेलवे लाइन, धनुषकोडी का गर्व, धरती से उखड़ गई। ट्रेन नंबर 653, जिसमें 100 से ज्यादा यात्री थे, रेल पथ से उठकर समुद्र में फेंक दी गई। कोई जीवित नहीं बचा। 1 घंटे से भी कम समय में धनुषकोडी अस्तित्व में नहीं रहा। सरकार ने इसे रहने लायक घोषित नहीं किया। बचे हुए लोग चले गए और शहर छोड़ दिया गया। कोई पुनर्निर्माण नहीं, कोई पुनरुत्थान नहीं, सिर्फ खामोशी। अब केवल मछुआरों के झोपड़े किनारों पर हैं।
कठोर समुद्र के खिलाफ अस्थायी आश्रय, बाकी सब खंडहर में है, नमक, बालू और यादों के हवाले। मैं छत रहित चर्च के सामने खड़ा था, कल्पना कर रहा था उन आवाजों की जो कभी इसे भरती थीं। प्रार्थना, गीत, हंसी, अब केवल हवा इसके खोखले मेहराबों में गा रही थी। मुरुगन ने आधा दफन संरचना की ओर इशारा किया। वो था रेलवे स्टेशन, उसने कहा। वहां से ट्रेन भूमि के अंतिम सिरे तक जाती थी। लोग कहते थे, ऐसा लगता था जैसे समुद्र में सवारी कर रहे हों। मैं टूटी हुई प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। रेल पथ लंबे समय पहले ही गायब हो चुके थे, बालू और पानी में डूब गए थे। लेकिन अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो शायद सुन सकता हूं इंजन की सीटी, यात्रियों की बातचीत, टिकट पंच की खनक। फिर उसी तरह आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई, केवल लहरों की सुसुकी रही। मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। मैंने उस बूढ़े आदमी की याद की ट्रेन में उसकी चेतावनी, कुछ यात्राएं पूरी करने के लिए नहीं होती। और पहली बार मैंने सोचा, क्या मैं किसी कहानी का पीछा कर रहा हूं या कहानी मेरा पीछा कर रही है? जैसे ही सूर्य नीचे ढलने लगा, खंडहर को लालिमा में रंगते हुए, मुझे ये एहसास हुआ, धनुषकोडी मृत नहीं था, ये जीवित था, पत्थर में, बालू में, हवा में बहती फुसफुसाहट में। और कहीं उस खामोशी में छिपा हुआ था आखिरी ट्रेन का रहस्य। अध्याय 2, अजनबी की डायरी। एक पुरानी डायरी, पीली पन्नों में दबा सच, जो आपको ले जाएगा उस रात की ओर जब ट्रेन और उसकी यात्रियों की आखिरी गवाही लिखी गई थी। अगली सुबह मैं रामेश्वरम के पुराने बाजार की संकरी गलियों में घूम रहा था। ये जगह रंगों और आवाजों से भरी थी। दुकानों में समुद्र के शंखों की सजावट, चमेली के माला, पीतल के दिए और चमकाए हुए शंख रखे थे। लेकिन इन चमकदार स्टॉल्स के बीच एक छोटी सी मध्यम दुकान ने मेरी दृष्टि खींच ली। ये एक सेकंड हैंड बुक स्टॉल जैसा था। लकड़ी के क्रेट में पीली पन्नियों, टूटे हुए मैगजीन और मोड़े हुए उपन्यासों का अंबार। दुकानदार पतला और चश्मा पहने मुश्किल से मुझे देखा जब मैं किताबों के ढेर में हाथ फेर रहा था। और फिर मुझे ये मिला, एक चमड़े से बंधी नोटबुक, पुरानी, किनारों पर नमक और समय का असर साफ झलक रहा था। कवर पर कोई शीर्षक नहीं, सिर्फ हल्की नक्काशी में कुछ आरंभिक अक्षर, RG। मैंने इसे सावधानी से खोला। अंदर की लिखावट साफ और सावधानी पूर्वक थी। अंग्रेजी में, किनारे पर कभी कभी तमिल शब्द भी। पहले पन्ने पर एक पंक्ति थी जिसने मेरा दिल तेज धड़काया। कर्तव्य मुझे लिखने के लिए बाध्य करता है। मैं धनुषकोडी जाने वाली आखिरी ट्रेन पर गार्ड था। मैं ठहर गया। क्या ये सच में वही रात थी? एक प्रत्यक्ष गवाही? मैंने दुकानदार की ओर देखा। इसकी कीमत कितनी है? उसने कंधे उचका दिए। 50 रुपए। पुराना कागज, कोई मूल्य नहीं। मैंने बिना बोले भुगतान कर दिया। मेरे लिए यह सोने से कहीं अधिक मूल्यवान था। लॉज लौटकर मैं खिड़की के पास बैठा और शाम की हल्की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। संपर्क प्रारंभ में सामान्य थे। ट्रेन की समय सारणी, टिकट जांच और लेट होने की मामूली शिकायतें। लेखक, जिनका नाम मैंने जल्दी ही पता लगाया, राजगोपाल, रामेश्वरम धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन पर गार्ड थे। लेकिन पन्ने पलटते ही लहजा बदल गया। हाल ही में उन्होंने लिखा, मैंने लाइन पर अजीब चीजें देखी हैं। लाइटें झिलमिलाती हैं जहां कोई दीपक नहीं। रात में ट्रैक के पास चलती आकृतियां जो मैं पास जाता हूं तो धुंध में मिल जाती हैं। यात्री शिकायत करते हैं कि डिब्बे में फुसफुसाहट सुनाई देती है जब बाकी सब सो रहे होते हैं। मैं और करीब झुका, दिल की धड़कन तेज। क्या ये साजिश या डर था, या उन्होंने वास्तव में कुछ देखा था? एक प्रविष्टि चक्रवात से कुछ दिन पहले की ने मुझे झकझोर दिया। 18 तारीख को एक सफेद साड़ी में महिला ट्रेन में रामेश्वरम से चढ़ी। मैंने उसका टिकट मांगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। चेहरा पीला, आंखें दूर कहीं देख रही थीं। जब मैंने टिकट पंच करने के लिए मुड़ा, वो गायब थी, हवा में विलीन। कई यात्रियों ने भी उसे देखा होने की कसम खाई। मैं रुका, उस बूढ़े आदमी की याद करते हुए जिसने ट्रेन में उसी महिला का जिक्र किया था।
क्या ये संयोग था या वास्तव में एक भूतिया यात्री धनुषकोडी के लिए यात्रा कर रही थी? मैंने पढ़ना जारी रखा। अंतिम प्रविष्टि 22 दिसंबर 1964 की तारीख वाली जल्दी और असमान हाथों से लिखी गई थी। तूफान उठ रहा है, हवाएं राक्षसों जैसी चीख रही हैं, यात्री बेचैन हो रहे हैं, दीपक झिलमिला रहे हैं, चाहे मैं उन्हें ढक रहा हूं। इंजन चालक कहता है हमें आगे बढ़ना होगा। डर मुझ पर हावी है, फिर भी कर्तव्य मुझे रोकता है। अगर कुछ भी होता है तो ये डायरी मेरी गवाही बने। पन्ना अचानक समाप्त हो गया और आगे कोई शब्द नहीं। मैं पीछे झुका, खामोशी का भार महसूस करते हुए। मेरे हाथों में सिर्फ कागज और स्याही नहीं थी, शायद वो अंतिम गवाही थी उस आदमी की जो ट्रेन के साथ गायब हो गया। बाहर हवा तेज हो गई थी, खिड़की की झरोखों को हिला रही थी। एक पल के लिए मैंने कल्पना की, दिसंबर 1964 की रात, जब समुद्र ने शहर को निगल लिया, जब ट्रेन पूरी तरह से समुद्र में समा गई। मैंने डायरी सावधानी से बंद की, मेरी धड़कन कानों में गूंज रही थी। ये अब सिर्फ इतिहास नहीं था, ये एक रहस्य था जो चैन से नहीं बैठता, मुझे धनुषकोडी के खंडरों की ओर खींच रहा था। और उसी समय मुझे ये समझ आया, एक थ्रिल और डर दोनों के साथ मेरी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 3, अधूरी यात्रा। नया दिन, एक खाली रेल पथ और वो यात्रा जिसे पूरा करना किसी के वश में नहीं। हर कदम पर अतीत की परछाइयां आपका पीछा करेंगी। अगली सुबह धूसर थी, आकाश समुद्र से बहती नीची बादलों से ढका हुआ था। मैं डायरी अपने बैग में सावधानी से रख कर चल रहा था, जैसे वो कोई नाजुक पुरावशेष हो। हर कदम के साथ उसका वजन बढ़ता प्रतीत होता, मानो राजगोपाल के अधूरे शब्द जवाब की मांग कर रहे हों। मैं पैदल निकल पड़ा, इस संकीर्ण रेलवे लाइन का रास्ता अपनाने के लिए, जिसने कभी यात्रियों, व्यापारियों और प्रेमियों को भारत के सिरे तक पहुंचाया। मुरुगन, मेरा ड्राइवर, मुझे फिर से जीप से ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने मना कर दिया। कुछ यात्राएं अकेले ही करनी पड़ती हैं। पुरानी पटरियां लंबे समय पहले गायब हो चुकी थीं, बालू की टीलों और धीरे धीरे उठते समुद्र में डूब गई थीं। लेकिन रास्ता अभी भी मौजूद था, जमीन पर हल्का सा खिंचाव, जैसे समय के घाव ने इसे मिटाया ही न हो। दोनों ओर असीम शून्यता फैली थी। पूर्व में उथल पुथल भरी बंगोपसागर, पश्चिम में विशाल भारतीय महासागर। उस संकीर्ण पट्टी पर चलना ऐसा था जैसे दो दुनियाओं के बीच चाकू की धार पर चल रहा हूं। हवा में नमक की खुशबू और अदृश्य समुद्री पक्षियों की चिल्लाहट थी। कभी कभी मैं मछुआरों से गुजरता जो अपने जाल ठीक कर रहे थे। उनके मौसम से प्रभावित चेहरे आधे जिज्ञासु, आधे सतर्क। उनमें से एक वृद्ध, जिसका त्वचा धूप से काली पड़ चुकी, आवाज लगाई, तुम भूतिया शहर की ओर जा रहे हो? मैंने सिर हिलाया। वह अपना जाल अलग रखकर लंगड़ाता हुआ पास आया। सावधान रहें साहब, इस रास्ते पर जो कुछ भी चलता है वो सभी जीवित नहीं होते। उसकी बात ने मुझे रोक दिया। आपका मतलब? वो समुद्र की ओर देखने लगा, नजरें दूर कहीं। कई रातें जब चांद छुप जाता है और हवाएं बढ़ती हैं, हम इसे सुनते हैं। ट्रेन की सीटी पहले हल्की, फिर तेज, जैसे इंजन हमारे ऊपर है। लेकिन जब देखते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ समुद्र की गर्जना। मैंने गहरी सांस ली। आपने खुद सुना? उसने सिर हिलाया। सिर्फ मैं नहीं, मेरे पिता भी और उनके पिता भी। कुछ कहते हैं कि ये उन खोए हुए आत्माओं की सीटी है जो अब मौजूद न रहने वाले स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। और कुछ कहते हैं कि ट्रेन ये याद दिलाने आती है कि कैसे समुद्र ने भूखा होकर शहर को निगल लिया। उसकी बातें हवा में घुल गईं, लहरों की फुसफुसाहट में मिलकर। मैंने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ा, लेकिन उसकी चेतावनी मेरी परछाई की तरह पीछे पीछे थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जमीन पतली होती गई, बालू पैरों के नीचे नरम हो गया।
टूटे हुए ईंट के टुकड़े बिखरे पड़े थे, उन घरों के अवशेष जो समय में समर्पित हो गए। एक टेलीग्राफ पोल झुका और जंग लगा, बालू से बाहर निकला जैसे किसी विशाल पक्षी की कंकाल हो। मैं अक्सर रुककर सुनता। हवा की चाल में कभी कभी छल होता, कभी केवल समुद्र की फुसफुसाहट, लेकिन एक दो बार मुझे कुछ और सुनाई दिया। दूर कहीं लयबद्ध धातु जैसी गूंज, इतनी हल्की कि निश्चित नहीं, लेकिन इतनी लगातार कि अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी समय मुझे एक प्लेटफॉर्म के अवशेष मिले, सिर्फ कुछ पत्थर, आधे दफन, लेकिन पहचानने योग्य। मैं वहां खड़ा हुआ, कल्पना करने की कोशिश की कि ये यात्रियों से भरा हुआ था। बच्चों की हंसी, विक्रेताओं की पुकार, प्रतीक्षारत इंजन से निकलती भाप की फुसफुसाहट, और फिर समय की प्रतिध्वनि की तरह मुझे लगा मैंने सुना ट्रेन की तेज छेड़ती सी सीटी। मैं घूमा, कुछ नहीं, सिर्फ टीले और समुद्र। दिल की धड़कन तेज हुई। क्या ये कल्पना थी या कुछ और? मैंने डायरी अपने बैग से निकाली, उस पृष्ठ को फूंकते हुए जहां राजगोपाल ने भूतिया रोशनी और धुंध में विलीन होती आकृतियों का जिक्र किया था। उसके शब्द अचानक जीवंत लगे, जैसे भूमि खुद सच्चाई साबित करने की साजिश कर रही हो। दोपहर तक आकाश और भी गहरा हो गया, बिना बरसात के भारी। सड़क बदलती बालू में विलीन हो गई। मैं आराम करने के लिए एक चट्टान पर बैठा। दोनों तरफ समुद्र गुनगुना रहा था। तभी एक और मछुआरा पास आया, युवा, आंखें चमकदार कांच जैसी तेज। उसके हाथ में लालटेन थी, जबकि अभी दिन था। तुम दूर तक चलते हो अजनबी, उसने कहा। हाँ, मैं धनुषकोडी देखना चाहता हूं। उसने सिर हिलाया। तो तुम्हें इसकी सच्चाई भी सुननी होगी। रात में जब ज्वार ऊंचा होता है, एक ट्रेन पानी से आती है। इसके पहिए जमीन को नहीं छूते। ये धीरे धीरे चांदनी जैसी हल्की चमक में बहती है। जो लोग इसे देखते हैं सोचते हैं ये उन्हें घर ले जाएगी, लेकिन जो इसका पीछा करते हैं वे कभी लौटते नहीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आपने इसे देखा? मैंने पूछा। उसने पतली मुस्कान दी। नहीं, और मैं कभी नहीं देखूंगा। कुछ दरवाजे खोले नहीं जाने के लिए बने हैं। इतना कहकर वो चला गया और मैं उसकी बातों के बोझ के साथ रह गया। जब सांझ ने बालू के रास्ते पर अपनी चादर फैलाई, मैं उठकर क्षितिज की ओर बढ़ा, जहां धनुषकोडी के खंडहर प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कदम भारी लग रहा था, मानो अदृश्य आंखें बदलती परछाइयों में देख रही हो। पीछे समुद्र गरज रहा था, आगे हवा में ऐसी फुसफुसाहट थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। एक समय से खोई हुई ट्रेन की अधूरी यात्रा मुझे और भीतर खींच रही थी, और मुझे पता था अब कोई पलटने का रास्ता नहीं था। अध्याय 4, राम सेतु की फुसफुसाहट। समुद्र की हल्की सरसराहट और राम सेतु की प्राचीन कथा, एक ऐसा रहस्य जहां भूत और भक्ति दोनों एक साथ जीवित हैं। जब मैं धनुषकोडी के खंडहरों के दिल तक पहुंचा, रात छा चुकी थी। आकाश स्याही की चादर था और सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कांच के टुकड़े मखमल पर बिखरे हों। मैंने अपनी छोटी लालटेन जलाई और एक ढह चुके घर के अवशेषों के बीच बैठ गया। समुद्र दोनों ओर फुसफुसा रहा था, जैसे ऐसे रहस्य बता रहा हो जो इंसान सुनने के काबिल न हो। फिर भी इस मृत खामोशी में मैं अकेला नहीं था। दूर किसी जगह लालटेन की झिलमिलाहट दिखी। जिज्ञासु होकर मैं बालू के बीच उसका पीछा करता गया और पहुंच गया कुछ तीर्थयात्रियों के समूह के पास। उनका नेता एक दुबला पुरोहित, मुंडन सिर और माथे पर तिलकित भस्म के साथ रामायण के श्लोक पढ़ रहा था। बाकी लोग हाथ जोड़कर बैठकर उसकी ओर ध्यान दे रहे थे। उनकी आंखों में लौ की चमक झलक रही थी। जब पुरोहित ने मुझे देखा, उसने बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। क्या तुम जानते हो कि इसे धनुषकोडी क्यों कहा जाता है? उसने पूछा, आवाज स्थिर और मधुर। मैंने सिर हिलाया। वो हल्की मुस्कान देने लगा।
कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम अपने धनुष के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने इसे समुद्र की ओर उठाया और अपने वानर सैनिकों से कहा कि लंका तक पुल बनाओ। पत्थरों का वो सेतु, जिसे आज राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है, यहीं से शुरू होता है। उसकी आवाज रात में फैल रही थी, लहरों की गर्जना में घुलती हुई। कहा जाता है कि वो पुल केवल पत्थर और मूंगे का नहीं था, बल्कि आस्था का भी था। भक्ति से निर्मित एक मार्ग जो महासागर पार दो भूमि जोड़ता। आज भी जब ज्वार कम होता है, मछुआरे कहते हैं कि वे उसकी रूपरेखा लहरों के नीचे देख सकते हैं। कुछ पत्थर ऐसे तैरते हैं जैसे ईश्वरीय स्पर्श मिला हो। मैं मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। हमारे चारों ओर खंडर जैसे अर्थ से धड़क रहे थे। पुरोहित की आंखें दूर चली गईं, लेकिन ये जगह केवल पवित्र नहीं है, ये यादों से शापित भी है। चक्रवात ने सिर्फ घर और रेलवे नहीं नष्ट किए, उसने कई लोगों की आस्था भी तोड़ दी। कुछ ने माना कि देवताओं ने उन्हें छोड़ दिया, और कुछ ने फुसफुसाया कि जो मर गए उनकी आत्माएं दुनिया के बीच फंसी हुई हैं, सेतु पार नहीं कर सकीं। उसकी बातें मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा गईं। क्या आप यात्रियों की आत्माओं के बारे में कह रहे हैं? मैंने धीरे पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ, कल्पना करो, एक ट्रेन इस पवित्र तट की ओर जा रही, यात्रियों से भरी जो राम के पुल को देखने को उत्सुक हैं, और फिर एक क्षण में समुद्र में समा जाती। ऐसी तड़प आसानी से नहीं मरती, ऐसी भक्ति चैन से नहीं बैठती, ये बनी रहती है। मैंने डायरी, राजगोपाल की कांपती लिखावट, उस सफेद साड़ी वाली महिला को याद किया जो टिकट कलेक्टर की आंखों के सामने गायब हो गई थी। क्या वो तीर्थ यात्री थी, भूत थी, या स्मृति का एक टुकड़ा जो मिटने से इनकार कर रहा था? पुरोहित ने अपनी आवाज धीमी की। कुछ रातें जब चांदनी पानी को छूती है, शुद्ध हृदय वाले लोग उनके गीत सुन सकते हैं। भक्ति के भजन समुद्र से उठते हुए, हवा में बहते हुए। अन्य केवल भूतिया ट्रेन की सीटी सुनते हैं। दो सत्य एक जगह, धनुषकोडी। आग फड़कती रही, तीर्थयात्रियों ने सिर झुकाया, और मैं खंडहर और मिथक के बीच बैठा महसूस करने लगा कि इतिहास और किंवदंती की सीमा घुल गई है। तथ्य और आस्था, त्रासदी और दिव्यता सब यहाँ जीवित हैं, बालू, समुद्र और खामोशी में बुने हुए। पुरोहित ने आंखें बंद कीं और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज ज्वार की तरह उठती और गिरती। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकंजलिम। हर अक्षर हवा में तरंगित हो रहा था, लहरों की फुसफुसाहट में मिलकर। और उस पल मैंने कुछ समझा जो पहले नहीं समझा था। धनुषकोडी केवल भूतिया शहर नहीं था, ये एक सीमा थी, एक जगह जहां इतिहास समाप्त होता है और किंवदंती शुरू होती है, जहां जीवित और मृत, याद किए गए और भुला दिए गए, साथ साथ चलते हैं। जैसे ही मंत्र खामोशी में विलीन हुआ, मुझे अचानक हवा का झोंका खंडहर में महसूस हुआ। लालटेन जोर से झिलमिला उठी। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैंने फिर सुना ट्रेन की लंबी दूर की सीटी। पुरोहित ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने मुझ पर वो दृष्टि डाली जिसमें ज्ञान और दुख दोनों थे। तुम भी सुन रहे हो, उसने कहा, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अध्याय 5, अंतिम टिकट कलेक्टर। वो अकेला शख्स जिसने देखा अंतिम ट्रेन का विनाश, उसकी बातें, उसकी यादें, और वो महिला साड़ी में जो कभी वापस नहीं आई। अगली सुबह भोर होते ही मैंने रामेश्वरम में और गहराई तक जाने का निश्चय किया, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए जिसने शायद आखिरी ट्रेन को अपनी आंखों से देखा हो। धनुषकोडी के खंडहर अभी भी इतने दूर थे कि सुरक्षित रूप से पहुंचना मुश्किल था। मुझे और सुराग चाहिए थे, और आवाजें जो डायरी की खामोशी को भर सकें। एक शांत गली में जहां छोटे छोटे मंदिरों की पंक्ति थी, मुझे वो मिला। एक बूढ़ा आदमी, सरकंडे की तरह दुबला पतला, लकड़ी के स्टूल पर बैठा टीन के डिब्बे से सिक्के गिन रहा था।
उसकी आंखें उम्र से धुंधली थीं, मगर मुझे आते देख क्षण भर को चमक उठीं। सुना है आप टिकट कलेक्टर थे, मैंने संकोच से कहा। वो धीरे धीरे ऊपर देखता रहा, मुझे परखता, फिर सिर हिलाया। था आखिरी 22 दिसंबर 1964, ट्रेन नंबर 653। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही कड़ी थी जिसकी मुझे तलाश थी। आप बच गए। उसने एक फीकी बिन हंसी की हंसी छोड़ी। बचना किस्मत की बात होती है और कुछ गलतियों की भी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने पतने से चाय 2 चटकीले कपों में उंडेली। हम कुछ पल खामोशी में बैठे रहे। उबली मसालों की महक समुद्र से आती खारी हवा में घुल रही थी। उस रात के बारे में बताइए, मैंने धीरे कहा। उसने गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली, जैसे लंबे समय से दबी हुई यादें बुला रहा हो। ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन से सांझ को निकली। यात्री, तीर्थयात्री, परिवार, व्यापारी सब तट को देखने को उतावले। मुझे याद है, कांपते हाथों से टिकट काट रहा था। उन चेहरों को देख रहा था जो लौटकर कभी नहीं आएंगे। एक औरत थी सफेद साड़ी में। वो चुपचाप चढ़ी, कुछ नहीं बोली, बस ऐसी नजर दी जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। सोचा था अजीब है, पर तब समझ नहीं पाया। अजीब कभी कभी चेतावनी भी होती है। उसने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही हम ट्रैक के मध्य तक पहुंचे, तूफान पहले ही दहाड़ रहा था। हवा ट्रेन को नोच रही थी, लहरें दैत्यों सी कूद रही थीं। लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे, रो रहे थे। मैं अपना कर्तव्य निभाता रहा, टिकट जांचता रहा, उन्हें शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन डर मेरी अपनी त्वचा के नीचे बर्फ की तरह रेंग रहा था। मैंने धीरे पूछा, और ट्रेन? वो ठिठका, उंगलियां कप के किनारे पर फेरते हुए। आखिरी जो याद है, इंजन हवा के विरुद्ध चीख रहा था। पहिए पटरी से ऊपर उठ रहे थे। हवा पानी और नमक से भारी थी। और फिर कुछ नहीं, अंधेरा, खामोशी। समुद्र ने सब ले लिया। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, याद के बोझ से भीगी हुई। मैं ही अकेला बचा, भोर से पहले किनारे पर बहकर आ गया। जब जागा, शहर जा चुका था। स्टेशन, पटरी, जिंदगियां, सब कुछ भी नहीं बचा। मेरी देह कांप उठी। कहानी भयावह थी, पर सबसे अधिक मुझे उस अपराध बोध ने विचलित किया जो उसके भीतर छाया की तरह लिपटा था। और वो सफेद साड़ी वाली औरत? मैंने धीमे से पूछा। वो रुका, जैसे उसका नाम लेने से डरता हो। कुछ कहते हैं वो भूत है, किनारे पर उस ट्रेन का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं आती। कुछ मानते हैं वो चेतावनी थी। मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे एक बार प्लेटफॉर्म पर देखा था, बस ठीक उसी से पहले जब ट्रेन गायब हुई। उसकी आंखें खाली थीं, पर वे मुझे घूर रही थीं, और मुझे पता चल गया कि वो इस दुनिया की नहीं थी। बूढ़े आदमी की आवाज कांप रही थी। कुछ पल को हम समय के बीच झूल रहे थे, अतीत वर्तमान में जिंदा, किसी जीवित स्मृति जितना तीखा। अब ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने पूछा। क्योंकि, उसने फुसफुसाया, तुम जैसे लोग खोजने निकलते हो। तुम वहां चलोगे जहां हम नहीं चल सकते। और शायद अगर तुम साहसी हो या मूर्ख, तो तुम ट्रेन की सीटी फिर से सुन सकोगे। शायद उसे देख सकोगे। उसके शब्द कोहरे की तरह मुझ पर उतर आए। मुझे तब एहसास हुआ कि धनुषकोडी की कहानी केवल हानि की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अस्तित्व की है जो समाप्त होने से इनकार करता है, एक भटकन जो थमती नहीं। जब मैं उठने लगा, उसने अपना कमजोर हाथ मेरे कंधे पर रखा। याद रखना, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी, लगभग हवा में मिलती हुई। ट्रेन अब भी चलती है, कुछ के लिए वो कभी नहीं रुकती, और कुछ यात्री अभी भी अपनी यात्रा समाप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया, निशब्द, केवल उसकी कहानी ही नहीं, बल्कि उन खोई हुई जिंदगियों की गूंज भी अपने साथ लेता हुआ। बाहर सूरज ऊपर चढ़ चुका था, गली में लंबी परछाइयां डालता हुआ, लेकिन वे परछाइयां सिर्फ मेरी नहीं थीं। कहीं लहरों और रेत के नीचे धनुषकोडी की आखिरी ट्रेन प्रतीक्षा कर रही थी, और मैं पहले ही उसकी राह पर था। अध्याय 6, तूफानी रात।
हवा, पानी और डर का अद्भुत मिलन, उस रात का ज्वार जिसने पूरे नगर को निगल लिया और ट्रेन की कहानी को अमर कर दिया। 22 दिसंबर 1964 धनुषकोडी में किसी सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। सूरज क्षितिज पर उगा और समुद्र को सुनहरा और लालिमा भरा। शहर की गलियां अपने सामान्य स्वर में गूंज रही थीं। बच्चे नंगे पैर दौड़ रहे थे, व्यापारी गाड़ियों की खड़खड़ाहट के बीच चिल्ला रहे थे और प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दे रही थी। लेकिन उस सुबह हवा कुछ अलग महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि पक्षी भी बेचैन थे, खाली खेतों के ऊपर बेचैन होकर उड़ रहे थे। मछुआरों ने देखा कि लहरें सामान्य से ऊंची हो रही थीं और तेज हवाएं जाल और छतों को नोच रही थीं। कुछ लोग बुरी खबर का अंकड़ा फुसफुसा रहे थे, अन्य लोग हंसते रहे, जिंदगी की छोटी छोटी आपाधापी में व्यस्त। ट्रेन नंबर 653 तैयार थी। बच्चे, परिवार, राम सेतु को देखने को उत्सुक तीर्थयात्री और व्यापारी जो माल लेकर आ रहे थे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। राजगोपाल टिकट कलेक्टर विधि पूर्वक टिकट चेक कर रहे थे, हालांकि उनके हाथ कांप रहे थे। सफेद साड़ी वाली महिला फिर दिखाई दी, चुपचाप दूरवर्ती क्षितिज की ओर ताकते हुए, जैसे कोई लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हो। किसी ने उससे बोलने की हिम्मत नहीं की और यात्री एक दूसरे को असहज नजरों से देख रहे थे। जैसे ही ट्रेन चली, दूर कहीं एक धीमा गर्जन शुरू हुआ। शुरू में हल्का, लगभग अनसुना, फिर तेजी से बढ़ा, एक गहरी दहाड़ के साथ जो जमीन को उनके पैरों के नीचे हिला रही थी। मध्य सुबह तक तूफान पहुंच चुका था। हवाएं असंभव गति से चीख रही थीं, पेड़ नोच रही थीं, ताड़ उखाड़ रही थीं और धातु की छतों को कागज की तरह मोड़ रही थीं। लहरें दैत्य जैसी और उन्मादित समुद्र से उछलकर तट पर गिर रही थीं। गलियां और झोपड़ियां एक पल में निगल गईं। ट्रेन के भीतर घबराहट आग की तरह फैल गई। बच्चे रो रहे थे, माताएं उन्हें कसकर पकड़ रही थीं, पुरुष जोर से प्रार्थना कर रहे थे और इंजन चालक नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। राजगोपाल गलियारे में घूमते हुए सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी यात्री भय से मुक्त नहीं था। डायरी के पन्ने बताते हैं कि उस दिन सबसे मजबूत दिल भी कांप गए थे। एक पन्ने में लिखा है, आकाश दैत्य बन गया है, लहरें घरों से ऊंची ट्रेन पर टकरा रही हैं, पानी भाले की तरह बिखर रहा है, हवा जीवित है, चीख रही है, गरज रही है, हमें निगलने की कोशिश कर रही है। मेरे हाथ में टिकट हैं, फिर भी उनका कोई महत्व नहीं। हम यात्री हैं, गुमनामी की ओर। खिड़कियों के बाहर बिजली क्षितिज पर नाच रही थी और आने वाली ज्वारीय लहर की दीवार को रोशन कर रही थी, एक पानी की दीवार जो शहर ने पहले कभी नहीं देखी थी। रेल पटरी मुड़ने लगी और झागदार समुद्र के नीचे गायब हो गई। इंजन हिम्मत से गरज रहा था, लेकिन लहरें अडिग थीं। ट्रेन प्रगति और कनेक्शन का प्रतीक पटरी से ऊपर उठ गई, जोर से हिल रही थी, जैसे किसी विशाल पक्षी के पंजों में फंसी हो। यात्री एक दूसरे को थामे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, अब तक न किए गए पापों के लिए माफी मांग रहे थे। इस अफरा तफरी में राजगोपाल ने फिर सफेद साड़ी वाली महिला को देखा। वो डिब्बे की खिड़की के किनारे खड़ी थी, उसकी नजर स्थिर और शांत केवल उसे घूर रही थी। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन जोर से झुकी। अगले ही पल इंजन और सारे डिब्बे समुद्र में समा गए, अंधेरी झाग भरी गहराई में। शहर स्वयं लहर की दहाड़ के साथ गायब हो गया। घर, चर्च, डाकघर और स्टेशन सब बह गए। रेत ने सब कुछ निगल लिया, मानव जीवन का कोई निशान नहीं छोड़ा। उस रात 1800 से अधिक लोग मारे गए, उनके शरीर और यादें नमक के पानी में मिल गईं। डायरी में राजगोपाल के अंतिम शब्द जल्दी और मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। मैं समुद्र देख रहा हूं, उसने सब कुछ ले लिया और फिर भी कुछ पानी में हिल रहा है, कुछ जो नहीं मरता। ट्रेन अभी भी चल रही है।
आज भी दशकों बाद ये शब्द धनुषकोडी के खंडरों में गूंजते हैं। जीवित बचे लोग उस रात को जैसे कल ही हुई हो याद करते हैं। चीखें, लहरों की दहाड़ और उसके बाद की अलौकिक खामोशी। मैं अपने लॉज में झिलमिलाती लालटेन के पास पड़ रहा था। बाहर की हवा उसी चीख को दोहरा रही थी, जैसे समय स्वयं मुड़ा हो और चक्रवात लौट आया हो, क्रोध में नहीं बल्कि स्मृति में। और कहीं मुझे पता था भूतिया ट्रेन अपने अगले यात्री का इंतजार कर रही थी, अब भी तट से जुड़ी उन आत्माओं को लेकर जो कभी अपनी यात्रा के अंत तक नहीं पहुंची थीं। अध्याय 7 लहर। समुद्र की वो लहर जिसने सब कुछ ढा दिया और ट्रेन और उसके यात्रियों को अपनी भयानक बाहों में समेट लिया। तूफान की क्रूरता भयावह गति से बढ़ रही थी। दोपहर के अंतिम समय तक हवा जीवित शिकारी बन गई थी। रेत, ताड़ के पत्ते और मलबा हर दिशा में उछल रहा था। लहरें पहाड़ों की तरह दहाड़ रही थीं। धनुषकोडी की सबसे ऊंची छतों से भी ऊंची उठ रही थीं। ट्रेन, जो कभी प्रगति का गौरवशाली प्रतीक थी, हमला सहते हुए चरमराने और कराहने लगी। उसका लोहे का ढांचा हवा और उभरती ज्वारीय लहर के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। अंदर अराजकता हावी थी। यात्री एक दूसरे को कसकर पकड़कर प्रार्थना कर रहे थे। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगा रही थीं। व्यापारी अपना माल सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर पहियों को पटरी पर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि पटरी स्वयं धीरे धीरे समुद्र की तेज लहरों के नीचे गायब हो रही थी। राजगोपाल, टिकट कलेक्टर, कांपते हाथों के साथ गलियारे में चल रहे थे। उन्होंने खुद पर विश्वास नहीं करते हुए सांत्वना देने वाले शब्द फुसफुसाए, टिकट बांटते रहे, जो अब एक अजेय शक्ति के सामने अर्थहीन प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने आखिरी बार सफेद साड़ी वाली महिला को देखा। वो डिब्बे की खिड़की पर खड़ी थी। उसकी नजर उन पर जमी थी, इतनी तीव्र कि उनके दिल की धड़कन रुकने सी लगी। फिर एक झपकी में वो गायब हो गई, जैसे खुद तूफान ने उसे निगल लिया हो। बाहर समुद्र प्रतिशोधी देवता की तरह उभरा। एक विशाल लहर 20 फुट से भी ऊंची तट पर टूटकर ट्रेन को अपने भीतर समेट ले गई। इंजन पटरी से उठ गया, खतरनाक ढंग से झुक गया, जैसे पानी और हवा का मिला जुला दैत्य हमला उसे पकड़ रहा हो। डिब्बे मुड़ गए और टूट गए। धातु की चीखें आतंकित यात्रियों की चिल्लाहट में घुल गईं। उन कुछ क्षणों के लिए दुनिया अराजकता और भय में स्थिर प्रतीत हुई। समय, हवा और पानी एक अजेय शक्ति में विलीन हो गए। जब लहर वापस हटी, ट्रेन गायब थी। पटरी, स्टेशन, घर सब उभरती समुद्र की लहरों के नीचे समा गए। धनुषकोडी का शहर, जो कुछ घंटे पहले जीवंत और गुलजार था, एक ही निर्दयी झटके में मिट गया। अगली सुबह केवल मलबा पानी में तैर रहा था। टूटा हुआ लकड़ी, मुड़ा हुआ धातु और व्यक्तिगत सामान के टुकड़े। बचे लोग तट पर बहकर आए, हिल चुके, टूटे और शब्दहीन। आधिकारिक मृत्यु संख्या 1800 से अधिक हो गई। फिर भी वर्षों बाद स्थानीय लोग कुछ और फुसफुसाने लगे, कुछ ऐसा जिसे समुद्र भी नहीं ले सका। कहा जाता है कि कुछ रातों में जब चांदनी लहरों पर नाचती है और हवा एक अजीब धुन लेकर आती है, ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। उसकी धात्विक, दूरस्थ फिर भी स्पष्ट सीटी अंधकार में कटती हुई प्रतीत होती है। और कभी-कभी यात्रियों का दावा है भूत या डिब्बों में छायादार आकृतियां दिखाई देती हैं, खाली आंखों से घूरती, हमेशा उस यात्रा के लिए बंधी हुई जो बहुत जल्दी समाप्त हो गई थी। आज भी धनुषकोडी के खंडहर आंशिक रूप से रेत, नमक और स्मृति में डूबे हुए हैं। फिर भी जो लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए कहानी जीवित रहती है, हवा में उकेरी हुई, लहरों द्वारा फुसफुसाई गई और किसी भी याद रखने वाले या ध्यान से सुनने वाले की कल्पना में बसी हुई। समुद्र ने शहर, ट्रेन और अनगिनत जीवन ले लिए थे,
लेकिन किंवदंती, उस दुखद यात्रा की गूंज बची रही, भूमि में भटकती रही और मिटने से इनकार करती रही। और जिज्ञासु, बहादुरों और दुस्साहसियों के लिए, धनुषकोडी के लिए आखिरी ट्रेन अभी भी कहीं समय की परत के पार इंतजार कर रही है, फिर से प्रस्थान करने के लिए तैयार। अध्याय 8, भूतिया ट्रेन की वापसी। वो ट्रेन फिर लौट आई, पर इस बार सिर्फ परछाइयों और रहस्यों के साथ। देखें, क्या आप उसके पीछे चलने का साहस रखते हैं? जब मैं उस रात धनुषकोडी के खंडहरों में पहुंचा तो सब कुछ शांत था। केवल हल्का उजाला क्षितिज पर झूलती अर्धचंद्र की चांदनी से आ रहा था। हवा नमक की खुशबू और हल्की लहरों की सरसराहट लेकर बह रही थी। नरम रेत पर हर कदम जैसे दशकों की गूंज छोड़ रहा हो, और मैं इतिहास का भार अपने ऊपर महसूस कर रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे मुझ पर रखे। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म के कंकाल समान अवशेषों के पास ही कैंप कर गया था। राजगोपाल की डायरी सुरक्षित रूप से बैग में रखी हुई थी। घंटों तक बेचैन खामोशी छाई रही। फिर आधी रात के ठीक बाद मैंने उसे सुना, दूर से हल्की धात्विक आवाज। पहले तो मैंने सोचा ये हवा मलबा उड़ा रही है, लेकिन ताल इतनी सटीक, इतनी जानबूझकर थी कि ये केवल संयोग नहीं हो सकता। मैं जम गया। एक सीटी रात को चीर गई, तीखी, अजीब, एक साथ पास और दूर की तरह। मेरा दिल दौड़ने लगा। मुझे ट्रेन पर बैठे उस बूढ़े आदमी की चेतावनी, मछुआरों की कहानियां, पुजारी का फुसफुसाता मंत्र और राजगोपाल के अंतिम शब्द, और अब मैं इसे खुद सुन रहा था। मैं ध्वनि की ओर मुड़ा। अंधकार में मैंने देखा एक ट्रेन हल्की चमक के साथ, मानो चांदनी और धुंध से बनी हो। इंजन रेत पर फिसल रहा था, पहिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए, पटरी से बंधे नहीं। डिब्बे उसके पीछे चले, भूतिया, परछाई जैसी आकृतियों से भरे, जो खाली नजरों से घूर रहे थे, चेहरे पीले और खोखले। मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी चुंबकीय ताकत ने मुझे भूतिया ट्रेन की ओर खींचा हो। मन का एक हिस्सा भागना चाहता था और दूसरा उसे पीछा करना। मुझे आखिरी टिकट कलेक्टर के शब्द याद आए, कुछ यात्री अभी भी अपनी यात्रा के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आई, हवा ठंडी होती गई और लहरों की फुसफुसाहट डिब्बों से आने वाले हल्के कानाफूसी में बदल गई। प्रार्थनाएं, भजन, हंसी सब समय में ठहर गए। और वहां दूसरे डिब्बे में मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी वाली महिला। उसकी दृष्टि मेरी आंखों से मिली, शांत, अडिग और अजीब तरह से स्थिर। मैं आगे बढ़ा, मजबूर होकर। मेरे पैर रेत में डूबते गए। मन का एक हिस्सा उससे पूछना चाहता था कि वो कौन है, क्यों प्रतीक्षा कर रही है और ट्रेन क्यों वापस आई। लेकिन उससे करीब जाने से पहले ही इंजन उस स्थान से होकर गुजर गया, मुझे सांस रोककर और कांपते हुए छोड़ गया। परछाई जैसे यात्री सीधे मेरे अंदर झांकते रहे, उनकी आंखें खाली, मुंह मौन। जब ट्रेन खंडहरों से परे अंधकार में गायब हो गई तो हवा लौट आई, केवल समुद्र की आवाज लेकर। मैं जमीन पर बैठ गया, हांफता हुआ, राजगोपाल की डायरी अपने सीने से चिपकाए। काफी समय तक मैं वहीं बैठा रहा, ये समझने की कोशिश करता हुआ कि मैंने क्या देखा। कहानियां अब कहानियां नहीं रहीं, वे वास्तविक थीं। ट्रेन वापस आ गई थी, उस रात की भूतिया गूंज जब समुद्र ने धनुषकोडी को निगल लिया था। और यात्री, शायद वे अभी भी उस यात्रा से बंधे हैं जो अब अस्तित्व में नहीं रही। जब मैंने खंडहरों की ओर देखा, कंकाल चर्च चांदनी के खिलाफ झिलमिला रहा था। मुझे कुछ समझ आया जो मुझे डर और विस्मय दोनों में डुबो गया। धनुषकोडी अभी भी मौजूद था। ये कई परतों में था, इतिहास, किंवदंती, स्मृति और अब कुछ और पूरी तरह अलग। जीवित और मृत के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच, जो था और जो कभी नहीं हो सकता, उसका एक पुल। भूतिया ट्रेन उस रात के लिए लौट आई थी और मैं, चाहे अच्छा हो या बुरा,
उसे देख चुका था। अध्याय 9 विकल्प। सुनसान प्लेटफॉर्म, भूतिया यात्रियों की आंखें और आपका निर्णय। क्या आप ट्रेन पर चढ़ेंगे या सुरक्षित लौटेंगे? ये आपके साहस की परीक्षा है। रात की हवा भारी थी, नमक और रहस्य से भरी हुई। जब मैं धनुषकोडी के खंडहरों में खड़ा था, भूतिया ट्रेन एक बार फिर से गुजर चुकी थी और उसकी गूंज हवा में जीवित धड़कन की तरह लहराती रही। मैं अभी भी चांदनी की हल्की झिलमिलाहट में उन भूतिया डिब्बों की रूपरेखा देख सकता था और दूर सफेद साड़ी वाली महिला चुपचाप निगरानी कर रही थी। मुझे एक अविश्वसनीय खिंचाव महसूस हुआ, सीने में अजीब सा घर्षण। मन का एक हिस्सा ट्रेन का पीछा करना चाहता था, उसके डिब्बों में कदम रखना और छायाओं के साथ अज्ञात की ओर बढ़ना। लेकिन दूसरा हिस्सा चिल्ला रहा था, भाग जाओ, इस प्रेतवादित स्थान को छोड़ दो और कभी वापस मत लौटो। मैंने राजगोपाल की डायरी खोली, मार्गदर्शन की तलाश में। हालांकि मैं जानता था कि कोई शब्द वास्तव में मुझे भविष्य के लिए तैयार नहीं कर सकता। पन्ने मेरे हाथों में कांप रहे थे, जैसे जीवित हों, मुझे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हों। फुसफुसाहटें लौट आईं, पहले धीरे, फिर तेज, लगभग शब्दों का रूप लेती हुई। आओ, यात्रा पूरी करो, डर मत। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे भीतर हर तार्किक विचार चेतावनी दे रहा था कि ये पागलपन है। कहानियां, किंवदंतियां, चेतावनियां, ये सब जीवित लोगों को मृतकों के फंसे हुए मार्ग पर न जाने देने के लिए थीं। फिर भी देखने, समझने, इतिहास और अनंत के बीच का दहलीज पार करने की इच्छा अत्यधिक थी। मैंने कंकाल प्लेटफॉर्म, रेत, खंडित चर्च और अंततः उस अनंत क्षितिज की ओर देखा जहां समुद्र आकाश से मिलता है। हवा में ठंडी, लगभग मानव जैसी उपस्थिति थी। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र खुद अपनी सांस थामे बैठा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो। फिर मैंने खंडहरों की सीमा पर हलचल देखी। भूतिया डिब्बों से परछाई जैसी आकृतियां उतर रही थीं। उनके रूप आधे पारदर्शी, आंखें खोखली लेकिन विनती करती। कुछ ने हाथ बढ़ाए जैसे मुझे शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हों। सफेद साड़ी वाली महिला सबसे आगे खड़ी थी, अडिग, अंधकार में दृष्टि भेद रही। मेरे पास विकल्प था, भूतिया ट्रेन और उसके यात्रियों की ओर कदम बढ़ाऊं और उनकी अनंत यात्रा का हिस्सा बन जाऊं, या जीवित दुनिया में लौट जाऊं, केवल ज्ञान, स्मृति और कहानी अपने साथ लेकर। एक लंबा क्षण मैं जमे रहा, लहरों, हवा और ट्रेन की हल्की गूंज को सुनते हुए। मुझे ट्रेन पर वो बूढ़ा आदमी, मछुआरे, पुजारी और आखिरी टिकट कलेक्टर याद आए। उनकी चेतावनियां, उनकी कहानियां, उनका दुख, सब यहां मौजूद थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे, जानबूझकर मैंने प्लेटफॉर्म से पीछे कदम बढ़ाया। भूतिया ट्रेन का खिंचाव अभी भी मौजूद था, परेशान करने वाला। लेकिन मुझे समझ आया कि कुछ यात्राएं पूरी होने के लिए नहीं होती। कुछ यात्री हमेशा यात्रा करते रहते हैं और कुछ कहानियां देखने के लिए होती हैं, उसमें शामिल होने के लिए नहीं। मैंने रेत, खंडहर और भूतिया रेलवे लाइन से मुड़कर रामेश्वरम की ओर कदम बढ़ाए, सुरक्षा की ओर। फुसफुसाहटें धीमी हो गईं, हवा की ठंडक कम हो गई। पीछे भूतिया ट्रेन धुंध में विलीन होती प्रतीत हुई, केवल उसकी सीटी की हल्की गूंज बची। मैं खंडहरों से एक आखिरी बार गुजरा, राजगोपाल की डायरी और उन खोई हुई आत्माओं का भार अपने साथ लेकर। धनुषकोडी अभी भी मौजूद था, जीवित और मृत के बीच एक दहलीज, स्मृति और किंवदंती के बीच एक पुल। और हालांकि मैंने छोड़ने का विकल्प चुना, मुझे पता था कि ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखेगी, अगले जिज्ञासु यात्री का इंतजार करती हुई, जो बहादुर या मूर्ख होगा उसकी पुकार सुनने के लिए। अध्याय 10 समापन, अंतिम प्रस्थान। सूरज की पहली किरण
सुनसान नगर की चुप्पी और अंतिम ट्रेन की धीमी सी फुसफुसाहट। एक यात्रा जो समाप्त नहीं हुई बल्कि हमेशा याद रहेगी। भोर की पहली किरणों ने धनुषकोडी के खंडहरों को पीले, सफेद और चांदी के मृदु रंगों में रंग दिया। टूटे हुए दीवारों, छतहीन घरों और कंकाल चर्च की कठोर रूपरेखा को कोमल बना दिया। जमी हुई रेत उतरती लहरों की नमी से चमक रही थी और समुद्र की फुसफुसाहटें अब पहले की तरह चेतावनी नहीं बल्कि लोरी जैसी लग रही थीं। मैं तट की सीमा पर खड़ा था, हाथ में राजगोपाल की डायरी थी। इसके पन्नों ने मुझे साहस, भय, त्रासदी और किंवदंती की कहानियों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। मैंने अपने उंगलियों से शब्दों को महसूस किया, उस आदमी के जीवन की कल्पना की जिसने आखिरी ट्रेन और उसके यात्रियों की गवाह बनी। धनुषकोडी शांत थी, लगभग सजीव, लेकिन इस शांति के नीचे इतिहास का भार छिपा था। खोई हुई जानें, अधूरी आशाएं और रेत पर भटकते भूत। फिर भी ये सिर्फ खंडहर नहीं था, ये एक स्मृति, एक गवाह, अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल था। मैंने सफेद साड़ी वाली महिला, उन यात्रियों और भूतिया ट्रेन के बारे में सोचा जो रेत और धुंध के बीच लौट कर आती थी। वे अभी भी यहाँ थे, किंवदंती और वास्तविकता के बीच मौजूद, उन लोगों के लिए इंतजार कर रहे थे जो उन्हें देखने की हिम्मत रखते। जब मैं जाने के लिए मुड़ा, हल्की हवा में एक ध्वनि आई, मुश्किल से सुनी जाने वाली, फिर भी अचूक, ट्रेन की दूर से आती सीटी। ये इस बार नरम थी, गर्जना नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट, लगभग विदाई जैसी। मेरा दिल धड़क गया, लेकिन मैं पीछे मुड़ा नहीं। यात्रा ने मुझे बदल दिया था। धनुषकोडी अब केवल एक कहानी नहीं थी जिसे मैंने सुना था, या इतिहास नहीं जिसे मैंने पढ़ा था। ये जीवित स्मृति बन गया था, मेरे मन, मेरी आत्मा और शायद मेरे सांस में भी अंकित। कहीं दूर, क्षितिज के परे, भूतिया ट्रेन अपनी अनंत यात्रा जारी रखेगी, उन यात्रियों को लेकर जिनके लिए कोई पटरियां अब मौजूद नहीं है, समय, पानी और भक्ति से बंधे हुए, और जो सावधानी से सुनते हैं, जो रेत पर चलने की हिम्मत रखते हैं और फुसफुसाहटें सुनते हैं, वे इसका अस्तित्व महसूस कर सकते हैं, याद दिलाने के लिए कि कुछ यात्राएं कभी पूरी नहीं होती। जब मैं इस भूतिया शहर को पीछे छोड़ रहा था, मुझे अजीब सा शांति महसूस हुई। मैंने खंडरों में चलकर कहानियां सुनी, अदृश्य को देखा और अब उन्हें अपने साथ ले जा रहा था। धनुषकोडी की आखिरी ट्रेन की यादें, उसकी सीटी की गूंज और ये ज्ञान कि इतिहास, किंवदंती और अलौकिक एक ही जगह में सह अस्तित्व कर सकते हैं। ट्रेन फिर से रवाना हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी अभी भी जीवित थी। अगले श्रोता, अगले यात्री, अगले साक्षी की प्रतीक्षा कर रही थी। और उस अनंत प्रतीक्षा में धनुषकोडी जीवित रही, न केवल समुद्र द्वारा मिटाई गई नगर के रूप में, बल्कि एक अविच्छिन्न स्मृति, अनकही कहानी और अधूरी यात्रा के रूप में। समुद्र मेरे पैरों पर हल्की लहरें मार रहा था, हवा खंडरों में फुसफुसा रही थी, और कहीं दूर मैं लगभग सुन सकता था अंतिम ट्रेन की धीमी, बाकी रह गई सीटी, हमेशा के लिए धनुषकोडी के तट से बंधी हुई। धनुषकोडी की अंतिम ट्रेन सुनने के लिए धन्यवाद। रिटन, नरेटेड एंड पब्लिश्ड बाय स्वीट ऑडिबल।